Hi everyone, welcome back. We'll start our preparation for Civil Services Personality Test of 2023. अभी जो इशू हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इंटरव्यू और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ले लो, मेंस में थोड़ा सा काम आ जाएगा. विल सी आर्टिकल 370 व्हाट हैज़ बीन द रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस. तो वी हैव टेकन दिस आर्टिकल फ्रॉम दृष्टि IAS, सो ऑल क्रेडिट्स फॉर दिस आर्टिकल गोज टू दृष्टि IAS. ये सब मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूँ. ये कंटेंट कहाँ से उठा रहा हूँ ये बताना ज़रूरी है यार. जिन्होंने बनाया उनको भी मतलब फुल क्रेडिट देने की ज़रूरत है. इतना रिसर्च करते हैं लोग, अपने को तो अपनी काम की चीज़ इसमें से निकालनी है, जितने पॉइंट्स हमारे काम किया. तो भैया देखो, चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. ये आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद इन द एंड विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग एंड we'll try to take out the points that are important for our interview and what could be the possible questions that can be asked from that. सबसे पहली चीज़ है कि वर्डिक्ट दिया है किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. कब आया? ये रिसेंटली आया 11 दिसंबर 2023. तो डेट याद रखने का फ़ायदा है. डेट याद होती है तो इट शोज़ दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज दैट इज़ एग्जैक्ट. ठीक है. द जजमेंट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A दैट वी ऑल नो. कोर्ट ने क्या किया? अब ये बुलेट में लिखा है कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. समथिंग दैट एवरी इंडियन चेरिशेस. ठीक है. आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 क्या देता था? स्पेशल स्टेटस देता था टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ द स्टेट हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. आगे कोर्ट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट आर्टिकल 370 वॉज नॉट परमानेंट इन नेचर. ठीक है. इस पैरा से दो चीज़ें अपने को मिली है कि भैया, तीन चीज़ें मिली है वैसे. पहला तो द वर्डिक्ट केम ऑन 11th of December 2023. सेकेंड, कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द sovereignty and integrity of India. एंड थर्ड, दैट आर्टिकल 370 वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन. ठीक है. 3 पॉइंट मिल गया अपने पास सीधे सीधे रखने के लिए. अब यहाँ बता रहा है व्हाट वाज आर्टिकल 370. देखता हूँ आर्टिकल 370 क्या है. इट वॉज वन ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गेव स्पेशल स्टेटस टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. आगे ये इतना स्पेसिफिकली पता होने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राफ्टेड बाय एन गोपाल स्वामी अयंगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब इट वॉज टेम्पररी प्रोविजन. बट ये प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में लिख सकते हो. वैसे इतनी बार आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो याद ही हो जाएगा कब बना था ये. आगे क्या है? इस आर्टिकल की वजह से क्या हुआ वो इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटीग्रिटी की बात की ना, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी. ये आर्टिकल ने क्या किया? इट गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. पहली चीज़ तो स्पेशल स्टेटस से क्या एडवांटेजेस थे वो स्टेट को? इट अलाउड द स्टेट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड ऑटोनॉमी. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ओवर मोस्ट ऑफ द मैटर्स ओनली ये जो तीन जो इनको क्या कहेंगे, इनको क्या कहते हैं यार? सब्जेक्ट्स कहते हैं. सब्जेक्ट्स वुड बी एन एग्जैक्ट वर्ड. डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया. ऑल दीज 3 वर सरेंडर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर had virtual autonomy on almost everything under the Article 370. It gave the state the power to frame its own constitution, to have its own flag and have autonomy on all the issues except defense, foreign affairs and communication. ठीक है. आगे जम्मू कश्मीर जब भारत से मिला तो कैसे मिला था? इट वॉज थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारा कब साइन किया गया था? 1947 में किया गया था, जब पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया था. 1947 मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था ना, उसके बाद की बात है. उसके बाद हुआ था. जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो डेमोग्राफिक्स जो था वो कैसा था? वहाँ पे जो किंग था, किंग वॉज हिंदू एंड द पीपल वर मुस्लिम. अब यही चीज़ जब हम यहाँ पे देखते हैं, कौन सा स्टेट था हमारे? जूनागढ़ में ये उल्टा था. जूनागढ़ में जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन वॉज हिंदू मेजॉरिटी एंड द रूलर वॉज मुस्लिम. तो द एम्परर ऑफ जूनागढ़ हैड एक्चुअली डिसाइडेड to cede the land of Jamnagar to Pakistan, but उसके बाद due to the acumen के अलावा और कुछ वर्ड ऐड कर सकता हैं. ठीक है, acumen लेके चलता हैं. ड्यू टू द acumen ऑफ सरदार पटेल finally managed to क्या कहेंगे यार इसको? ठीक है. Finally managed to amalgamate the province of
प्रोविंस कहेंगे, प्रिंसली स्टेट कहेंगे, द प्रिंसली स्टेट ऑफ जामनगर इन इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 370 यहाँ बड़े से डायग्राम में कुछ बताया इसने, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता, अलाउ स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने देख लिया। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये 35A जो आर्टिकल है ना, इसका इशू है ये। सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी, दिस ऑल्सो केम अंडर आर्टिकल 35A। ठीक है, सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी रट लेता है भाई, फिर क्या दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं, हाउ डिड द गवर्नमेंट रिपील आर्टिकल 370, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स हाईली प्रोबेबल दैट दे में ऑल्सो आस्क की पहली चीज़ कि व्हाट वाज आर्टिकल 370। जनरली पॉलिटिकल टोन में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल वन शुड नो द प्रोसेस। अब पढ़ रहे हैं इशू ढंग से ही पढ़ेंगे भाई। पहला कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया था 2019 में। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक नया मीनिंग दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर को। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, यही सबसे बड़ी जड़ थी। दिस वाज द होल प्रॉब्लम बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट सीज्ड टू एग्जिस्ट, दैट वाज एग्जिस्टिंग नो मोर, एंड द प्रोविजंस वर सच दैट टू अप्लाई any provision of Indian Constitution to the state of Jammu and Kashmir, the consent of the Constituent Assembly also need to be taken into account. But since this was non-existent, तो ये this was a major hurdle. तो जो presidential order आया 2019 में, what it did, it replaced the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to mean the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. This is important. Now all the decisions that could have been taken by the Constituent Assembly, they now could be taken by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. अब यहाँ पे पूरा फंडा आ जाता है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरी पावर आ गई, एंड इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट फंक्शनिंग और इट इज़ नॉट इन पावर, और लेट्स से इन अदर वे दैट द प्रेसिडेंशियल रूल इज इम्पोज्ड on the state, then what happens, the powers to make the rules then gets delegated automatically to the parliament. ठीक है, तो ये था पूरा जो सीन था। आगे फिर क्या हुआ, एनएसएम द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, आर्टिकल 370 को इस तरीके से हटा दिया। रिजोल्यूशंस इन पार्लियामेंट देखते हैं, कंकरेंट रिजोल्यूशंस वर पास। क्या किया था पार्लियामेंट, अब ये जो आर्टिकल हटाना है तो उसके लिए रिजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में किए गए थे। कॉन्करेंट रिजोल्यूशन थे जिनको दोनों हाउसेज में पास किया गया था रिस्पेक्टिवली। दीज रिजोल्यूशंस रिमेनिंग प्रोविजंस वर रिप्लेस्ड विद द न्यू प्रोविजंस। ठीक है, आगे फिर एक्ट लाया गया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस एक्ट से क्या हुआ, इट बाइफर्केटेड द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख का रीजन बड़ा देखेगा आपको, ठीक है, जम्मू कश्मीर का छोटा है। And now Supreme Court has also directed the government to hold elections in the state of Jammu and Kashmir, in the Union Territory of Jammu and Kashmir by 30th of September. आगे देखते हैं भैया कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे। पहली चीज़, पहला क्या है कि कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, and the state of Jammu and Kashmir had no internal sovereignty. This is important. That means the court also upheld the sovereignty of the government of India, the sovereignty of India as a nation. Court also held that any specific state within India do not hold any kind of internal sovereignty. Every state in India belongs to India as a union. ठीक है, 370 के बारे में और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि इट सर्व्ड एज अ ट्रांसिशनल पर्पस। ट्रांसिशनल पर्पस किस चीज़ का ट्रांसिशन ऑफ एमलगमेशन और बेटर इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विद मेन लैंड इंडिया। ठीक है, इट वॉज अ काइंड ऑफ इंटरिम अरेंजमेंट टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK दैट वुड ड्राफ्ट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ इसके लिए बनाया था। इट वॉज मेंट टू ईज द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, गवर्नर कैन अज्यूम एलाई और एनी रूल्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, सही बात है, स्टेट एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टेट लेजिस्लेचर पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद तो भैया जैसे नॉर्मल स्टेट में चीज़ें होती हैं ना, वैसे ही होगी। गवर्नर सबसे ऊपर बैठता है, मतलब गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट की जो सरकार होती है, स्टेट की सरकार इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। नाउ इफ इन एनी केस द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लूजेज इट्स क्रेडिबिलिटी और प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट, देन गवर्नर अज्यूम्स द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, and in case of president's rule, president can direct the parliament to make the rules for the state.
आगे देखते हैं फिर यहाँ पे SR बोम्मई केस जो 1994 का ना, इसका भी रेफरेंस दिया गया। इसके रेफरेंस दे के क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, दिस इज इम्पॉर्टेंट। द CGI said that the governor president in Jammu and Kashmir case can assume all or any roles of the state legislature and such action must be tested judicially only in extraordinary cases। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर would shift to the governor and in this case specifically to the president, and that can be tested only in case of extraordinary circumstances, since when the president rule is applicable on the state, decisions at both the micro level and macro level would be taken on day to day basis। अब इतने सारे decisions हो जाएंगे कि every decision cannot be challenged unless the decisions that are taken are highly exceptional or they are in violation of the Constitution of India or the basic structure of the Constitution of India। आगे देखो ये खेल है, यहाँ पे थोड़ा खेला हो गया है बढ़िया एकदम। आर्टिकल 373 इसको कोट करना आंसर देते टाइम, बताना है कि भैया अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट नीड द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द कोर्ट रूल दैट द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन यूनिलेटरली नोटिफाई दैट आर्टिकल सीज टू एग्जिस्ट। क्योंकि यही तो एक बोन ऑफ कंटेंशन था ना, ऑन विच द कंसर्न वॉज रेज दैट द आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड विदाउट टेकिंग इन कंकरेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये मुद्दा सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। इट फर्दर स्टेटेड दैट देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिडेंट टू सिक्योर कंकरेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्वाइट मतलब एविडेंट ना। यहाँ पे क्या है कि ये जो कंकरेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है ना, ये आया कहाँ से एक्चुअल में? कंकरेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ना, दिस वाज मेंशन अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वॉज द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नेसेसरी। तो हमें बताना है कि सर अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर was meant to be necessary, but under article 370 subclause 3 the president had the power to abrogate article 370 unilaterally without taking in concurrence of the state government। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट हैज़ upheld the 2019 law that Jammu and Kashmir Reorganization Act and the decision of the government। Court upheld Jammu and Kashmir Reorganization Act to the extent that it carved out the union territories of Ladakh and the state of Jammu and Kashmir। ठीक है, the court also observed the view that the state legislature regarding that proposed organization are recommendatory in nature। Views of the state legislature are recommendatory in nature and not binding on the parliament। This is also important, क्योंकि यहीं से फिर वो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब would it create a domino effect that if the same kind of process is applied for other states, for example let's say in any of the XYZ states, first is president rule is imposed and the power is virtually transferred to the parliament, and since the power is transferred to the parliament under president's rule, parliament can virtually make any law or can change the nature of the state that is existing, that whether the state can be made from a state to the union territory. If it becomes a union territory, then all the powers virtually gets transferred to the president। So in case if the governments that are existing at the center in the state, they are of opposition in character, then can the central government use this kind of power, which now has been upheld by the court, by the judiciary, to change the very nature of the state? So this is the question। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे? हमें यही बताना है कि सर फेडरलिज्म इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं, इट फॉर्म्स वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड एनी लॉ दैट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट विल बिकम नल एंड वॉइड। तो फिर सामने से क्वेश्चन आएगा कि देन व्हाई इन दिस केस, सिंस द लॉ हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, देन व्हाई डोंट यू थिंक दैट दिस इज वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे फंडा थोड़ा सा फंसेगा। दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे अपहेल्ड किया ही है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से मतलब इसे काउंटर कर सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रायोरिटाइज्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ओवर एनीथिंग एल्स।
एक चीज़ ये कह सकता है, बट फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डिड मतलब इज इट पॉसिबल फॉर सुप्रीम कोर्ट टू प्रायोरिटाइज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ओवर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छा गेम खेल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि सर ऐसा है देखो कि इवन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात ही खत्म होगी। नाउ इन दैट वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ इट comes under the domain of the Supreme Court to prioritize between them, and I think in this case Supreme Court has made a conscious choice, a conscious decision to prioritize sovereignty and integrity of nation over the federal nature। बात ही खत्म होगी। बेस्ट ये ठीक है, चलो आगे देखता हैं। आगे क्या है, पार्लियामेंट इज नॉट अ मेयरली लॉ मेकिंग बॉडी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, ये कह रहा भैया ये। The Chief Justice held that the power of the Parliament in a state under President's rule was not restricted to mere lawmaking. It also extends executive action. ठीक है, इतना कुछ ज़रूरी है नहीं, बट देखते हैं क्या। The court also held that the proclamation under Article 356 is in force. There are innumerable decisions which are taken by the Union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision or action taken by the Union executive on behalf of the state is not subject to challenge. मतलब all the micro level decisions should not be challenged, that is not practically feasible. Opening up challenge to every decisions would lead to chaos and uncertainty, that is what Supreme Court has said. आगे देखते हैं कंडक्ट इलेक्शंस। अब ये क्या कहा, एंड रिस्टोर स्टेटहुड। तो कोर्ट ने क्या कहा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड सून एज पॉसिबल। यहाँ पे कोई डेडलाइन टाइमलाइन नहीं दी है, और कहा है कि इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK शुड बी हेल्ड बाय 30 सितंबर 2024। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है एट प्रेजेंट, बट उसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया उसको। आगे बोला है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कुछ कमीशन बनाना है, इतनी कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, फालतू है। आगे देखते हैं 370 जो है ना, उसको एब्रोगेट क्यों किया गया था। पहला तो भैया इंटीग्रेट करना है इंडिया को, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, क्योंकि द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन वॉलेटाइल इन नेचर एंड दैट हैड ग्रेव इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज़ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, आगे एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, कैसे 370 क्या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। हाँ, 370 इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा था दैट इट वाज डिस्क्रिमिनेटिंग between the people who are living in Jammu and Kashmir and among the people who are not living in Jammu and Kashmir. For example, anyone from outside Jammu and Kashmir could not go to the state and buy land. आर्टिकल जो 35 है ना, उसके अंदर नहीं कर सकता था। आगे बहुत सारे लॉज थे सरकार के, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जो हमारे यूनियन जो लॉज थे कह सकते हैं, जो हमारे पूरे देश पे लगते थे, वो बहुत सारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर में सीधे नहीं लगते थे। दिया है यहाँ पे, द एब्रोगेशन वुड ब्रिंग देम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन लॉज एंड प्रोवाइड देम इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आर्टिकल 370 लैक्ड क्लियर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगा। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, भैया एक तो उसका स्टेटहुड हट गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, और वायलेंस वाला ये पॉइंट दिया जाता है कि वायलेंस अब बहुत कम हो गया। अब इतनी मतलब आर्म फोर्स ही इतने एक्सटेंड में वहाँ डिप्लॉयड है कि वायलेंस होगा भी कैसा। तो नंबर ऑफ केसेस हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिपोर्ट, द नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंसेस हैज़ डिक्रीज बाय ओवर 50% एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड ओवर 300 मिलिटेंट्स इन द लास्ट 4 years। तो सिक्योरिटी इंसिडेंसेस जो है 50% कम हो गया है। टेररिस्ट इंसिडेंसेस कहता हूँ उनको, इंसिडेंट्स। ठीक है, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूव हुआ है। अब ये चीज़ तो यार दिस इज़ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज नाउ, बट वी कैन स्टिल से दैट येस देयर हैज़ बीन अ पैकेज दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज। बाकी टैक्स रेवेन्यू वगैरह जो स्टेट का वो ग्रो हुआ है 31%, GDP 8% से ग्रो हुई है। फालतू पॉइंट्स है, बट ठीक है, क्या कहता हूँ उसको ऊपर से सजाने के लिए डाल सकते हैं। इंफ्रा वगैरह बढ़ेगा, लोग बाहर से जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, MOUs वगैरह बनाएंगे, नई इंडस्ट्रीज़ आएगी। दीज आर ऑल द होप्स। आगे इंक्रीज टूरिज्म, द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंट कह रहा है, नंबर चाहिए भाई हमें, सिग्निफिकेंट से कुछ नहीं करना। According to the report, the region of Jammu and Kashmir has seen 1.62 crore tourists in 2002, the highest in India 75 years। ये अच्छा पॉइंट है,
क्योंकि जब सिक्योरिटी आती है ना, सिक्योरिटी को आप हर चीज़ से लिंक कर सकते हो, सिक्योरिटी को आप इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो। यहाँ पे टूरिज्म से हमने लिंक कर दिया। आप जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है दैट इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाय टूरिज्म, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते ढंग से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो कैसे करोगे। इनसे ये भी हो सकता है, हम आगे बता सकते हैं कि सिंस टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीजिंग, मोर इन्वेस्टमेंट विल कम इन द रीजन, then it will also help in retaining the youth of the state back to the state, so that and that will also in turn lead to increase in gainful employment in the state, thus leading to increased prosperity. ओके, कंक्लूजन, ये सब कंक्लूजन अपने काम का है नहीं, मेंस में चिपका सकता हूँ। मेंस के लिए वैसे पॉइंट मिले गए अपने पास सारे के सारे, तो काफ़ी अच्छा, मतलब हेल्दी था ये, हेल्दी इन द सेंस बहुत अच्छे से एक्सटेंसिव आर्टिकल लिखा गया, जिसने भी लिखा ना ठीक ठाक। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए तो काफ़ी है, मेंस में आंसर लिखने के लिए भी काफ़ी है, इंटरव्यू में आंसर देने के लिए भी काफ़ी है। तो आई थिंक दिस मच ऑफ डिस्कशन ऑन दिस इशू इज़ मोर देन एक्सटेंसिव एज ऑफ नाउ, बट आगे इफ एनी काइंड ऑफ सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस दैट कम्स इनटू माय माइंड, और इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट ऑल्सो कम्स टू योर माइंड, आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू डिस्कस आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, और इस स्पेसिफिक इश्यूज़ में विल ऑल्सो ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस आगे वाले सेशंस में, एंड विल ट्राई टू आंसर देम। विल ट्राई टू फाइंड कि वहाँ पे भी कौन से, मतलब क्या कहता हूँ उनको, कैच 99 वाली सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है, कौन से क्वेश्चंस में हो सकती है, वो सब भी हम देखेंगे। तो लेट्स एंड दिस वीडियो फॉर नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।